नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा और एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। अगर आपके सीने में बार बार जलन होती है, खट्टा पानी या खट्टी डकार का बार बार आना, ऐसा महसूस हो रहा है कि खाया हुआ आहार जो है या भोजन ऊपर की ओर आ रहा है, जी मिचलाना, उल्टी होना, आपके सिर में भारीपन या बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऐसे हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त या जीईआरडी जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं और अगर आप इनसे परेशान हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अम्ल पित्त रोग आखिर ये है क्या, इनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं जो हमको दिखाई देते हैं रोगियों में। इसमें किस तरीके का आहार या किस तरीके का खान पान हमको रखना चाहिए, इसकी क्या क्या चिकित्साएं हैं, आयुर्वेद में हम कौन कौन सी औषधियाँ दे सकते हैं और इसमें कौन सी चिकित्सा जो पंचकर्म के रूप में हम लोग देते हैं वह कौन सी महत्वपूर्ण पंचकर्म चिकित्साएं हैं जो इसमें हम लोग करा सकते हैं। जब भी किसी को अम्ल पित्त या एसिडिटी की समस्या होती है तो उस लक्षण को कम करने के लिए हम एंटा एसिड्स की गोली लेना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम वो गोली लेते हैं, जिस दिन हमने गोली ली तब तक वो लक्षण हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं या कम हो जाते हैं, पर जैसे ही गोली का असर ख़त्म होता है वो लक्षण फिर से हमको दिखाई देते हैं। उस लक्षण को कम करने के लिए फिर से हम लोग एंटा एसिड्स की गोली लेते हैं। यही क्रम बार बार चलते रहने से जिस पित्त को हम बार बार शरीर में दबा रहे हैं वही पित्त एकत्र होकर हमारे शरीर में कोलीलिथियासिस यानी गाल ब्लैडर स्टोन या पित्त के तैली की पथरी की समस्या को उत्पन्न करता है। और यह समस्या फिर यहीं पर नहीं रुकती है। अगर ऐसा ही क्रम बार बार चलता रहता है तो गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे भी आगे चलकर यह बढ़ा हुआ पित्त दोष रक्त धातु को भी दूषित करता है, क्योंकि पित्त और रक्त के गुण एक समान होते हैं तथा पित्त दोष रक्त धातु को आश्रय करके रहता है, तो इसके कारण रक्त धातु के भी दूषित होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे त्वचा की खुजली, त्वचा में लालिमा तथा रैशेस को उत्पन्न होना। तो फिर इन त्वचागत लक्षणों को भी दूर करने के लिए गोली ली जाती है। इस प्रकार से हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ गोलियों पर हो जाती है और इसके पश्चात जब एंटा एसिड तथा कुछ घरेलू उपचारों से भी जब आराम नहीं मिलता है तो लोग आयुर्वेद चिकित्सा की ओर आते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवा भी आपको कब असर करेगी, तो आयुर्वेद में सबसे पहले रोगों के होने वाले कारणों को दूर करने को या उनके त्याग करने के लिए बताया गया है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार रोग उत्पन्न होने वाले कारणों को बिना त्याग किए केवल आयुर्वेदिक दवाओं पर डिपेंडेंसी दिखा करके रोगों को ठीक करने का सोचते हैं, या आप सोचते हैं केवल आयुर्वेदिक दवा लेकर के हम रोगों को पूर्ण तरीके से ठीक कर सकें या ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी होने के आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे सुबह कितने बजे हमें उठना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए, हमें किस तरीके का आहार ग्रहण करना चाहिए, व्यायाम की कितनी मात्रा में हम लोग को करना है, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है तो आपके शरीर में स्थित वात, पित्त, कफ तीनों दोष साम्यावस्था में रहते हैं तथा हम स्वस्थ रहते हैं। पर अगर हमारी दिनचर्या खराब है, उसमें अनियमितता है, तो हमारे दोषों में विषमता उत्पन्न हो जाती है। इसी विषमता में से कुछ कारण हैं जो अम्ल पित्त को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर आप रात में देर तक जगते हैं तो आपके शरीर में स्थित वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं। और ऐसा आपने एक दो बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। जिस दिन आपको सोने में लेट हो जाता है तो सुबह जब उठते हैं तो आपको एसिडिटी महसूस होती है। ऐसा अगर एक दो बार होता है तो आपका शरीर इसको एडजस्ट कर लेता है। पर अगर यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं आप तो आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तथा वही बढ़ा हुआ पित्त दोष अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करता है। अगर आपके खाने का समय बहुत अनियमित है या आपके भोजन में बहुत ज़्यादा विषमता है या खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, अगर आपको बहुत भूख लगती है फिर भी आप खाना नहीं खाते हैं, या खाना खाने के समय में आप कुछ दूसरी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, या कुछ विरुद्ध आहार जैसे आप दूध के साथ फ्रूट, मिल्क शेक आदि का सेवन करते हैं, दूध के साथ आप नॉन वेज का सेवन करते हैं, तो इन सब कारणों से आपका पित्त दोष वृद्धि को प्राप्त होता है, पित्त दोष विकृत हो जाता है तथा आगे चल के वह अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न कर सकता है। जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं तथा उसके पश्चात सीधे सो जाते हैं, तो उनके लिए भी खाना को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है।
क्योंकि इस समय खाना खाने के पश्चात और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो इस कारण से अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस कारण से भी आपका पित्त दोष जो है विकृति को प्राप्त होता है तथा अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न कर सकता है। अब अम्ल पित्तवर्धक कौन कौन से आहार हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत स्पाइसी फूड तथा जो लोग गर्म किए हुए दही का बार बार सेवन करते हैं तथा जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। अब अवस्था के अनुसार देखें तो युवावस्था में स्वभावतः पित्त दोष की वृद्धि ज़्यादा रहती है तथा ऋतु के अनुसार देखें तो शरद ऋतु में स्वभावतः पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो इस अवस्था और अगर इस ऋतु में हम पित्तवर्धक आहार का अत्यधिक सेवन करते हैं तो इन कारणों से भी हमारा पित्त दोष वृद्धि को प्राप्त करके अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मानसिक भाव भी हैं जो पित्त दोष को बढ़ाने में सहायक हैं। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका भी पित्त दोष स्वभावतः बढ़ा हुआ रहता है। अब हम अम्ल पित्त रोग की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी कारण देखे हैं, अगर हम इन कारणों को दूर कर दें तो उन रोगियों को बहुत जल्दी ही इसका लाभ होने लगता है तथा कभी कभी तो औषधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दवाइयाँ देनी ही नहीं पड़ती है। पर अगर दवाइयाँ देनी भी पड़ती है तो उसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलता है तथा यह अम्ल पित्त रोग बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब हम आहार की बात कर लेते हैं। तो जो पित्त दोष को दूर करने के लिए कषाय, तिक्त तथा मधुर रस, इन रसों से युक्त आहार जो है पित्त दोष को कम करने में बहुत ही सहायक माना गया है, क्योंकि इन रसों को पित्त शामक रस कहा गया है। तो अगर हम आहार में कषाय, तिक्त तथा मधुर रस वाले द्रवों का सेवन करते हैं तो भी हम पित्त दोष को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सात्विक तथा ट्रेडिशनल फूड भी पित्त दोष का शमन करने में बहुत सहायक है। अगर हम दालों की बात करें तो मूंग की दाल हमारे पित्त दोष को शमन करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही गाय का घी, अगर हम गाय का घी सेवन करते हैं तो वह पित्त तथा वात दोष का शमन करने वाला बताया गया है। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए तथा इसके स्थान पर जो हरे फल वाली सब्जियां हैं जैसे परवल, लौकी, तोरई, इनका सेवन अगर हम नित्य करते हैं तो भी यह पित्त दोष को शमन करने में बहुत ज़्यादा प्रभावी बताई गई है। आंवला, मधुयष्टि यानी मुलैठी, इनका प्रयोग आयुर्वेद में अम्ल पित्त रोग के लिए किया जाता है, अतः यह पित्त दोष को शमन करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मानसिक रूप से भी अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, ध्यान तथा प्राणायाम का नित्य सेवन करते हैं तो इससे भी आपके पित्त को शमन करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अब आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेद में पित्त दोष के शमन करने के लिए तथा अम्ल पित्त रोग को दूर करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे सूतशेखर रस, कामधुदा रस, औपत्तिकर चूर्ण। लेकिन इनमें से अगर कोई भी औषधियाँ आपको लेनी है, इनका सेवन अगर आपको करना है तो हमेशा अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह पर ही उनका सेवन करें, क्योंकि दोषों की या रोगों की गंभीरता के आधार पर इनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इसलिए आप इनको आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही लें। काफ़ी लोगों को आयुर्वेदिक दवाई लेने से ही बहुत ज़्यादा जो है लाभ मिल जाता है, आपका अम्ल पित्त रोग बहुत हद तक शांत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रोगी हैं जिनका पित्त दोष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि औषधियों के द्वारा उनका जो है शमन नहीं किया जा सकता है, तो फिर उनके लिए पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसे ही हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा में अम्ल पित्त रोग को दूर करने के लिए जो महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई गई है उसका नाम है विरेचन चिकित्सा। विरेचन चिकित्सा आपके बढ़े हुए पित्त दोष को अधोमार्ग यानी आपके गुदा मार्ग से बाहर निकालता है तथा दोषों की साम्यावस्था को स्थापित करता है। लेकिन यह विरेचन चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा की देखरेख में करना अति आवश्यक रहता है। पंचकर्म चिकित्सा में जो विरेचन चिकित्सा है उसके लिए सबसे उपयुक्त ऋतु बताई है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर का महीना, क्योंकि इस ऋतु में स्वभावतः पित्त दोष जो है प्रकोप अवस्था में रहता है। लेकिन अगर किसी के शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तथा उसको बहुत ज़्यादा लक्षण उत्पन्न हो गए हों और बहुत ज़्यादा आत्यायिक स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उस रोगी में विरेचन कर्म कभी भी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से कराया जा सकता है। अगर आप अम्ल पित्त के शुरुआती दिनों में यानी जब वह उत्पन्न हुआ है उसी समय अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे तथा अम्ल पित्त को बढ़ाने वाले जो कारण हैं उनका त्याग कर देंगे तो यह अम्ल पित्त रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो बताई गई छोटी छोटी बातें हैं आप उन पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।